नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा। 2:30 बजे जोशियाड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संचालित योजनाओं को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। विश्वनाथ और शक्ति मंदिर में भी जाएंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा रहने वाला है। 2:30 बजे जोशियाड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान संचालित योजनाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ ही विश्वनाथ और शक्ति मंदिर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी में आज दौरा रहने वाला है। तैयारियां तेज हो गई हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर। 2:30 बजे जोशियाड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान संचालित योजनाओं को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विश्वनाथ और शक्ति मंदिर भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? जी बिल्कुल विशाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से रवाना हुए हैं और 2:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशियाड़ा पहुंचेंगे और वहां पर जो है तमाम मंदिरों में दर्शन कर, काशी विश्वनाथ मंदिर हुए, शक्ति मंदिर में दर्शन कर, उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में तमाम विभागीय जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक यहाँ पर की जाएगी। और उस बैठक में तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उन पर किस प्रकार से काम किया जा रहा है, किस प्रकार से वो विकास परियोजनाएं चल रही है, धरातल पर क्या स्थिति विकास परियोजनाओं की है, तो हिमांशु क्या माने जी हिमांशु क्या माने कि किस तरह की तैयारियां भी हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल विशाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है तो इसके लिए तमाम सुरक्षा है। सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही जो अधिकारी हैं वो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए थे। अधिकारियों ने तमाम परियोजनाओं में, चाहे बजट की स्वीकृति हो, तमाम परियोजनाओं की किस प्रकार से अभी तक कार्य हुआ है, कितना प्रतिशत कार्य तमाम परियोजनाओं में हुआ है, उन चीजों की तैयारी हो, चाहे फाइल रिपोर्ट तैयार करना हो, तमाम तैयारियां जो है वो की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा किसी भी प्रकार की बाधा इसमें ना आए, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से तमाम विकास परियोजनाओं की उन्होंने लगातार घोषणा की थी और उसके बाद लगातार समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, तो बैठकों में किसी प्रकार की अड़चन ना आए। इसी के साथ ही अधिकारियों की जो फाइल रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अधिकारी अपना जो वर्क रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है, उसको पूरी तरीके से तैयार करने में लगे हुए हैं, जिससे मुख्यमंत्री को पूरी तरह से संतुष्ट यहाँ पर किया जा सके। तो ऐसे में क्या माने, आज मंदिरों में भी दौरा रहने वाला है, मंदिर भी जाएंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल विशाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि धर्म के प्रति एक विशेष आस्था रखते हैं और कहीं ना कहीं जिस भी स्थान पर वो जाते हैं तो उसके निकटतम मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कोशिश करते हैं कि निकटतम मंदिर में दर्शन किया जाए। और क्योंकि उत्तरकाशी के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उत्तरकाशी क्योंकि बाबा काशी की नगरी है, तो ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर हो या माँ शक्ति के दर्शन हो, दोनों ही मंदिरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शन करेंगे और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना वहां से करेंगे और उसके बाद ही समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सत्तारूढ़ बीजेपी केदारनाथ सीट को अपने पक्ष में करने के लिए विशेषकर महिला वोटरों पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई रावत को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अनुकृति गोसाई हमारी कार्यकर्ता है और जो लोग केदारनाथ से पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि बीजेपी सर्वाधिक मत से केदारनाथ सीट जीतने जा रही है। जी हमारी कार्यकर्ता है और वो भी कैंडिडेट के साथ आज घूम रही हैं। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहां निर्दलीय लड़े थे वो भी वहां चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे 2 और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको भी हमने काम में लगाया है। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक की सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ इस बाई इलेक्शन में। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही है केदारनाथ विधानसभा सीट पर, क्योंकि अब उपचुनाव में बहुत कम समय रह गया है?
जी विशाल, बिल्कुल केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहे हैं और दोनों ही दल पूरा कोई भी कोर-कसर जो है चुनाव में नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प भी होता जा रहा है और दोनों ही दलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी है और दोनों ही दलों की साख इस चुनाव पे दांव में भी है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने महिला वोटरों को साधने के लिए पहले से एक कार्ड खेला, महिला कैंडिडेट को वहां पर उतारा और इसी के साथ साथ ये महिलाओं को साधने के लिए जो महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी की हैं उन्हें अब प्रचार प्रसार के लिए चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार रही है और अनुकृति गुसाई को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और वो लगातार जो है महिला वोटरों को साधने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के प्रसार करने का काम भी करेंगे। ऐसे में क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत और शेरे गढ़वाल कहे जाने वाले हरक सिंह रावत लगातार प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से नामांकन रैली में भी उनके जो है तेवर काफी तल्ख नजर आए और काफी जोशीले अंदाज में उन्होंने वहां पर भाषण भी दिया और जनता से वोट करने की अपील भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में की। तो इसी की भी एक कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये अनुकृति गुसाई को जो है मैदान में उतारा है कि हरक सिंह रावत की कार्ड कहीं ना कहीं जो है वो दौड़ ली जाए। हालांकि कितना कारगर साबित होता है ये आने वाले वक्त पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसे में जो है जिस तरीके से क्योंकि अनुकृति गुसाई हरक सिंह रावत की बहू भी है और ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और महिला वोटरों को साधने का काम भी लगातार कर रही है, तो ऐसे में इसका कितना असर पड़ेगा, कितना चुनाव पर असर पड़ेगा अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि जो है लगातार क्योंकि केदारनाथ विधानसभा सीट पर महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है, 90,000 मतदाताओं में से करीब 47,000 जो है वो महिला वोटर है। तो ऐसे में महिला वोटरों पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से महिला वोटरों का साथ भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है, कांग्रेस को कितना मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार दोनों ही दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कोई भी कोर कसर दोनों ही दलों में से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। अरुण, लेकिन परिवार के दो सदस्य अब आमने सामने भी है प्रचार के दौरान, एक तरफ हरक सिंह रावत, एक तरफ उनकी पुत्र वधू अनुकृति गोसाई, और ऐसे में क्योंकि दोनों ही दिग्गज हैं अपने अपने क्षेत्र में, और क्या माने कि बीजेपी ने ये काट ढूंढ निकाली है, क्योंकि जिस तरह से हरक सिंह रावत भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे थे कांग्रेस की ओर से, तो क्या माने अब कि बीजेपी की तरफ से जब अनुकृति आएगी तो क्या प्रचार प्रसार में उनकी कमी आएगी कि या अनुकृति की कमी आएगी? जी विशाल, देखिए अगर पारिवारिक संबंधों की बात की जाए तो ये अनुकृति गोसाई भी जो है स्पष्ट कर चुकी हैं कि पारिवारिक संबंध अपनी जगह है, वो अलग बात है, और राजनीतिक जो सियासत है वो अलग बात है। तो ऐसे में दोनों ही हालांकि पारिवारिक संबंध भी हैं। हरक सिंह रावत की पुत्र वधू हैं अनुकृति गोसाई और हरक सिंह रावत ही उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में लेकर गए थे। उसके बाद फिर हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो ऐसे में वो एक अलग बात है। लेकिन दोनों ही जिस तरीके से अगर राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एक जो है काट ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन ये उनकी कितने तरीके से जो है कारगर साबित होती है, अनुकृति गोसाई कितना इफेक्ट वहां पर डाल पाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। अरुण, केदारनाथ सीट पर इस बार मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो भी हावी दिखाई दे रहे हैं और जिस पर लग रहा है कि जनता वोट करेगी? जी सर, देखिए जहाँ तक अगर मुद्दों की बात है केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर, तो कई मुद्दे हैं। चाहे वो सोना चोरी का मामला हो, लगातार कांग्रेस पार्टी से उठाती रही है, चाहे वो सड़कों के मामले हों या पुनर्निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती रही है, बिजली पानी तमाम ऐसी मुद्दे हैं। चाहे चार धाम यात्रा में व्यवस्थाएं हों, जिस तरीके से इस बार शुरू में काफी व्यवस्थाएं चार धाम यात्रा में देखने को मिली, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्षी दल मैदान में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है विकास कार्यों को लेकर चुनावी प्रचार में जा रही है। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर केदारनाथ की जनता जो है किसे चुनती है, मुद्दों को चुनती है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाएं की और अपने विकास कार्यों को लेकर जा रही है उन्हें केदार घाटी की जनता चुनती है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक रसूदार व्यवसायी की पत्नी को दिवाली पर लाइसेंसी पिस्टल से हवा में फायरिंग करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही इसका संज्ञान गदरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने ले लिया और व्यवसायी की पत्नी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है।
एक कोतवाली सिटी में जो है रुद्रपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक महिला जो है फायरिंग कर रही है लाइसेंसी असले से। उस संबंध में वीडियो वायरल हुआ है। उस संबंध में थाना स्थानीय द्वारा विवेचना की जा रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 4 धामों में से 3 धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। अब तीर्थयात्रियों का रुख चौथे धाम बद्रीनाथ धाम की तरफ बढ़ गया है। बद्रीपुरी में सर्द मौसम के बाद भी श्रद्धालु रोजाना दिव्य तृप्त कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर श्री हरि नारायण भगवान के दर्शनों के लिए मुख्य मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं धाम आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट करने के लिए देवी देवताओं के कई स्वरूपों को लेकर धाम पहुंच रहे हैं, जो कि काफी अद्भुत लग रहा है। तो आपको बता दें कि इन दिनों बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई है। अभी तक 3 धामों के कपाट बंद हो गए हैं और ऐसे में चौथे धाम यानी कि बद्री केदार के अभी धाम के कपाट खुले हुए हैं और ऐसे में आस्था लोगों की नजर आ रही है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचे हुए हैं और तृप्त कुंड में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। मंदिरों के सामने अपनी बारी का, अपने दर्शन का इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे हैं और कंधों पर मूर्तियां लेकर भी पहुंच रहे हैं भक्त। मौसम भी हालांकि सुहाना बना हुआ है और ऐसे में बड़ी संख्या अब देखी जा रही है तीर्थयात्रियों की बद्रीनाथ धाम में, जहां पर लगातार लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 3 धामों के कपाट बंद होने के बाद अब चौथे धाम पर लगातार भक्तों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से तस्वीरें भी दिख रही हैं कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, तो क्या माने किस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं और कितनी आस्था नजर आ रही है हाल फिलहाल में? विशाल जी, देखिए, जो उत्तराखंड के 3 धाम हैं उनके साथ साथ जो 5 केदारों में से लगभग 3 केदारों के कपाट बंद हो चुके हैं और अभी मधवेश्वर धाम के कपाट बंद होने बाकी है। लेकिन जिस तरह से जो 4 धाम यात्रा है बिल्कुल अंतिम चरण में अभी आ चुकी है और भगवान बद्री विशाल के कपाट 17 नवंबर को बंद होने, तो लिहाजा कुछ ही दिन बाकी है। बद्रीपुरी में कार्तिक स्नान का पर्व चल रहा है। इस पूरे 1 माह में जो है रिकॉर्ड तो श्रद्धालु जो है प्रतिदिन भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुंच रहे हैं। और हालांकि जो सूर्यास्त और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व जो है कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का सितम बद्रीपुरी में हो रहा है। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में ही तप्त कुंड और अलकनंदा नदी से स्नान करने के बाद सिंह द्वार पे जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शनों के लिए। जब पंक्ति लग रही है तो वो जो है ठंड और जो सर्दी ठिठुरन है वो जो है सारी उनसे जो है इसका कोई प्रभाव जो है उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल की आस्था, अगाध आस्था जो है बिल्कुल ये उनका अनुभव होने ही नहीं दे रही। तो लिहाजा प्रतिदिन 8 से 9 हजार श्रद्धालु जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अभी ये आंकड़ा अगर आज की बात की जाए तो 13,10,10,000 श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। और मंदिर समिति को लगभग उनका अनुमान है कि इस बार 15 लाख का जो है आंकड़ा इस बार भगवान बद्री विशाल के जो दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो लगभग 15 लाख का आंकड़ा पार किया जाएगा। और सर्दी को देखते हुए जो मंदिर समिति है बीकेटीसी और जो नगर पंचायत वहाँ पे काम करती है, नगर पंचायत बद्रीनाथ, तो उन्होंने जो धाम के आसपास के जो तिराहे हैं, चौक हैं और ये अलकनंदा के तट पे जो ब्रह्म कपाल तीर्थ है, तप्त कुंड के समीप है और साकेत तिराहा है, तो इन जगहों पे जो है सुबह और शाम 2 समय पे जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो श्रद्धालु आवाजाही करते हैं लगातार जब तक शयन आरती होते तब तक आवाजाही करते, तो उनके लिए अलाव की। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले अराजक तत्व तेजी से पनपते नजर आ रहे हैं। यहाँ फोटो के साथ गाना एडिट कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सोमवार को अल्मोड़ा के मरचुला में हुए हादसे से संबंधित एक फोटो गाने के साथ सोशल साइट पर वायरल हो रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी के चलते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है।
एक मामला जो है प्रकाश में आया था, जिसमें एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना थी, और उस फेसबुक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार के साथ ही पूरा प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने सादगी के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाने का फैसला लिया। मीडिया के सवालों पर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि घटना बड़ी दुखद है। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रम से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक स्थगित कर दिए गए हैं। इधर विपक्ष धामी सरकार को जिम्मेदार मान रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। अल्मोड़ा सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत का दुख राज्य के प्रत्येक वासियों के साथ ही सरकार को भी है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रमों और बड़े समारोह को स्थगित कर दिया है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि यह एक बहुत ही दुखद घटना है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। जो लोग इसमें दोषी हैं और विभाग से संबंधित हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसमें हर संभव सहायता कर रही है। इस शोक के घड़ी में हमने कई कार्यक्रमों को, बड़े समारोह को स्थगित कर दिया है। यह शोक का विषय है और हम व पूरा राज्य दुखी है। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो प्रेस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां से ओवरलोड होके जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है, लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है, उसमें पता चला है कि बस में 60 से ज्यादा लोग सवार थे, जबकि बस केवल 42 सीटर थी। वहीं सीएम धामी ने जानकारी दी है कि इस बस हादसे के लिए कुमाऊं कमिश्नर मजिस्ट्रियल जांच करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि हमने यह आदेश भी दिया है कि जिन जिन चौकियों से वो बस निकली थी, उन सब की जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जो भी दोषी हैं, विभाग संबंधित, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित हैं, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी है उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती है सरकार उसमें कर रही है। अल्मोड़ा बस हादसे में एक तरफ जहां राज्यवासी दुखी हैं, राज्य सरकार 2 ARTO को निलंबित कर आगे जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का सरकार पर सियासी हमला जारी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए पहाड़ों में सड़कों की दुर्दशा और पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की बदहाल व्यवस्था पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह दोनों काम राज्य की सरकार के अधीन ही है, तो कहीं न कहीं इस हादसे के लिए राज्य की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। अल्मोड़ा के सल्ट और रामनगर के बीच में मारचूला में जो सुबह सुबह बस दुर्घटना हुई, इसके लिए 2 चीजें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पहला तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बदहाल सड़कें, दूसरा राज्य की पर्वतीय क्षेत्रों में जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उसकी बदहाली। ये दोनों कारण हैं जिसके कारण ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन सड़कें देखता है? हम बार बार कहते थक गए। राज्य की सड़कें राजधानी से लेकर के पूरे। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य अतिथि गृह में पहुंचे हुए हैं और शिलान्यास भी कर रहे हैं।
देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। रिद्धि सिद्धि सहिताय शास्त्रे मनमहागणाधिपतये नमः। ओम तद्भाजामि ब्रह्मणा बन्धमासदाघाते जजमानो हविर्वेः अहेडमानो वरुणे हविर्दृशगं क्षमान प्रमोगे गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशं तीर्थानावाह्य गंध अक्षत पुष्पात् खनिजलेनात्मानं करम पात्रं शुद्धं पन्नमथ तज्जलेन पुनन्द देव जनाः पुनन्द मन्दाधिया पुनन्द विस्मा भूतानि जातवेदः पुनेः माम् सूर्याय अर्घ्यम् अहे सूर्य सहस्राक्ष श्रीकलं देशत भवका शिवगोत्र रक्त बल भगवन सूर्यः यागच्छ याते च शिवतिष्ठो वतो भव स्नानं जलं समर्पयामि पाद्यार्थे जलं समर्पयामि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भास्कर देवाय नमः सूर्याय नमः दिवाकराय नमः अर्घ्यम् हे सूर्य सहस्रां जो तेजो राजतो तेजनघं पयमा भद्रा ग्रहणार्घं दिवाकरं नमः सूर्याय नमः भानवे नमः पैस्वानं राजवेशे मम अर्घं प्रकृत देवाय नमो नमः भास्कर देवाय नमः पुनोगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दिवाकराय नमः अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। तो आज मुख्यमंत्री ने लोकार्पण कर दिया है उत्तराखंड राज्य गृह का, और ऐसे में आज दिल्ली में वो मौजूद भी थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।